जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तान की बात करते हुए कहा कि जब तक शांति नहीं होगी पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को आतंकवाद, आरक्षण और दो झंडे के मुद्दे पर घेरा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री। बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, राजौरी जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर दो। तो जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, अभी आपने सुना। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। चेतन सिंह, नेता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपसे। अमित शाह जी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को घेरा है। दोनों को घेरते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं कि दो झंडा लाने की बात कांग्रेस कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, फिर लाने देंगे या नहीं? लोगों ने कहा नहीं। साथ ही साथ आतंकवाद, पत्थरबाज, ये तमाम आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देवेंद्र जी, सभी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अमित शाह जी हो या प्रधानमंत्री, इस तरह की चुनावी सभाओं में न महंगाई पर बात करना चाहते हैं, न रोजगार पर, न शिक्षा पर। आतंकवाद जम्मू कश्मीर में मोदी जी की सरकार आने के बाद बढ़ा है। चाइना हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जमीनों पर सैकड़ों, हजारों एकड़ में घुसा हुआ है और सरकार का 56 इंची सीना 2 इंच का हो गया है। आज आप देखिए, इस पर ये बात करने को तैयार नहीं। कब तक ये अलगाववाद, उन्माद और नफरत की बात करके और राजनीति की रोटी सेकने का प्रयास करेंगे? अब देश की जनता ऊब चुकी है और आपने लोकसभा चुनाव में इसका आगाज देख लिया है। ईडी, आईटी, सीबीआई और 2-3 धनिकों जिनका नाम मैं आपके चैनल पर नहीं लेना चाहूंगा, पूरे देश की जनता जानती है किसके लिए ये काम करते हैं और वो किसको फाइनेंस करते हैं। उनका धनबल और सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के बाद भी बैसाखी पर यह सरकार खड़ी है। अमित शाह जी और मोदी जी दर्जनों सभाओं में कहते थे कि हम बैसाखी पर सरकार नहीं चलाएंगे। मोदी जी ने कहा कि अगर लंगड़ी सरकार बनी, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो मैं मान लूंगा कि जनता ने मुझे नकार दिया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा भाइयों बहनों, इसलिए स्पष्ट बहुमत दीजिएगा। जनता ने नहीं दिया, अब ये मानने को तैयार नहीं है। आप ही ने कहा था साहब कि अब स्पष्ट बहुमत ना मिले तो हम नहीं बनाएंगे सरकार। स्पष्ट बहुमत तो नहीं दिया जनता ने। आपकी बात का सीधा परीक्षण जनता ने करके बता दिया। अमित शाह जी और मोदी जी छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव में भी हमने देखा, मंगलसूत्र, मुजरा, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, सिर्फ इन विषयों पे बात करके देश को बांटना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। कभी ये भाईचारे और प्रेम की बात नहीं करते। ये आतंकवाद और सुरक्षा बलों के नाम पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा, कहा कि पुलवामा अटैक के एक एक शहीद के नाम पर मुझे वोट दीजिएगा। और पुलवामा अटैक क्यों हुआ, कौन उसके दोषी थे, आज तक पता नहीं है साहब। इतने हमारे जवान शहीद हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार आज तक बताने को तैयार नहीं है उसके दोषी कौन थे, कहां से वो हमला हुआ, कौन उसके आयोजक प्रायोजक थे, क्यों लोग दोषी हैं, किसको सजा देंगे, कुछ पता नहीं। इतनी वोट की राजनीति इस देश को शर्मसार करने वाली है। आजादी के बाद से आज तक इतनी दूषित राजनीति किसी भी प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने, जिनके हाथ में देश की कानून व्यवस्था, देश की सारी चीजें हैं, उन लोगों ने कभी नहीं की। छोटे छोटे दलों के भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने, लेकिन इतनी दूषित राजनीति इस देश की जनता ने नहीं देखी। चलिए, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ चेतन सिंह जी हैं, नेता बीजेपी। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बात कही है, ये पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होगी जब तक शांति स्थापित नहीं हो जाता, शांति नहीं हो जाती। कौन कर रहा है बात? देखिए, देश में अनेक राजनीतिक दल हैं और खास तौर से जब आज जहां के चुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, वो तो गला फाड़ फाड़ करके कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान से डायलॉग नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होगी। चाहे वो महबूबा मुफ्ती का मामला हो, चाहे राहुल गांधी जी का मामला हो, और चाहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला साहब का हो। आपको याद होना चाहिए कि धारा 370 हटाने के बाद इस देश में खून की नदियां बहने की बात करने वाले नेता कौन थे? वो यही लोग थे जो आज हमसे पुलवामा का हिसाब किताब मांग रहे हैं, जो हमसे चाइना का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। अरे 1962 में क्या हुआ भूल गए? 63,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को उठा करके तस्तरी में बांट दिया आपने, तब आपको याद नहीं आई? भरी हुई सदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के रूप में कहा था कि वो जो एरिया गया वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता है। अपनी मां के साथ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के बाद भी आप अपने बखान खुद से ही कर रहे हो। पहली बार आजाद हिंदुस्तान में आजाद कश्मीर अपने संविधान के तहत अपने तिरंगे के अंतर्गत चुनाव होने जा रहा है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं राजनीति के आधार पर नहीं जाना चाहता, ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। पहले बार भारतीय संविधान में धारा 370 हटा करके चुनाव हो रहे हैं। वहां के नागरिकों को लग रहा, अभी आपके विजुअल में मैं देख रहा था कि माननीय गृह मंत्री जी पूछ रहे हैं क्या आप आतंकवादियों को घुसने दोगे? किस तरह से जनता नकारी हो रही है। वो राजनीतिक दल के लोग हैं जो कहते थे कि सेना में पत्थर फेंकने वाले लोगों की हो जाए करती है। अगर वाला व्यक्ति अगर गलती करेगा तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। देश में आतंकवादियों को पनाह देने वाले का समर्थन करने वाले, आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले, आतंकवादियों से वार्ता की टेबल सजाने वाले लोग अगर आज ये कहें कि हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद गतिविधियां बढ़ी हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? सूरज अपनी पूरी रोशनी दे रहा है, उसका कोई दुर्भाग्य, कोई दोष भी नहीं है। ये अलग बात है कि आप कह दो कि मुझे तो सूरज की रोशनी दिख नहीं रही, तो पहले अपना आई ठीक करके आइए आप। रही बात जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के, हम जवाबदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि वहां की युवाओं को लेकर के नए जम्मू कश्मीर का उदय होने जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की जनता क्या भाग्य विधाता, अब जम्मू कश्मीर की जनता होगी, पड़ोसी नहीं होगा। पड़ोस के आधार पर अब वहां की इकोनॉमी तय नहीं होगी। आज वहां पर उज्ज्वला योजना के माध्यम से जिस प्रकार की क्रांति आई, आप देखिए IIT वहां जा रहा है, एम्स वहां पर खुल गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत जितनी भी ताकतें हैं जो वहां के लोगों को हम दे सकते हैं, हम देने की तैयारी कर रहे हैं। हम मेट्रो चलाने की वहां तैयारी कर रहे हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? ये तो कभी रेल के बारे में भी कभी बात नहीं किया करते थे, कभी सड़क बिछाने के बारे में बात नहीं करते थे, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं किया करते थे। तो इनसे बहुत ज्यादा क्या बात करना। प्रेमनाथ डोगरा योजना के अंतर्गत हम 5 लाख लोगों को रोजगार उस योजना में चिन्हित करके, लिस्टेड करके देने की हम बात कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। और जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पार्टी है, पहले सूची उठा करके देख लें
जहां पर जो लोग हैं उस वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ेंगे ना। 11 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में स्थान दिया है। पढ़ाई के लिए बच्चों को मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, वर्षों वर्ष व्हीकल अलाउंस दिया है 3,000 रुपए। क्या किसी को 2 वक्त की रोटी की आपने चिंता की है? क्या किसी आतंकवादी की घटना में जाकर प्रधानमंत्री ने उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश की? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के हम कहेंगे। तो छात्र छात्राओं को लैपटॉप जब हम देने जा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, हम उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दे रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, हम गरीबों को मकान आवास दे रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, हम 20% अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर में स्थानीय स्तर पर रिजर्वेशन देकर के नौकरी देने जाएंगे तो इनको दर्द होगा। दर्द तो होगा क्योंकि इनकी दवा जो है वो बगल में मिलती है, वो हिंदुस्तान बगल में मिलती है, दवा जो है बगल में मिलती है। एल त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या लगता है आपको कि कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान से बात जरूरी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मैं करीबन 8 से 10 वर्ष से कश्मीर की तरफ जाता हूँ। अपनी यात्रा मेरी लगातार वहां रहती है। 8-10 साल से मैं लगातार जा रहा हूँ और मैंने कश्मीर को बहुत पास से देखा है, जम्मू भी देखा है मैंने अपनी यात्रा के दौरान। लेकिन मुझे कुछ परिवर्तन बहुत सारा वहां देखने को मिला, क्योंकि जब मैं पूर्व में 2014 के पहले मैं 13 में भी वहां पे मैंने यात्रा की और 14 के बाद भी मैं यात्रा लगातार वहां करता हूँ हर वर्ष। तो मैंने देखा है कहीं ना कहीं जो एक कश्मीर में जो परिवर्तन आया है और जम्मू में जो एक परिवर्तन आया है और एक जो शांति स्थापित हुई है, ऐसा पूर्व में 2014 के पहले वहां पर नहीं था। ये मेरा एक व्यक्तिगत सोच है। दूसरा, वहां पर जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वह यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह रोड हो, और लोकल जॉब्स वहां पर काफी बन गए हैं। दूसरा, जो टूरिस्ट का एक जो सिनेरियो था, क्योंकि सबसे ज्यादा कश्मीर में टूरिस्ट ही एक ऐसा माध्यम था जिसमें रोजगार के अवसर वहां पर लोकल मिलते थे। तो टूरिस्ट का जो डेस्टिनेशन है वह भी काफी बड़ा है। तो ये मैंने 2014 के बाद ये मैंने वहां पर एक जो भय का माहौल है वह धीरे धीरे खत्म होते हुए देखा है। अब बात कर लेते हैं चुनावों की। देखिए, वहां पर जब मैंने एक और एक जो समझा, तो वहां पर जब बीजेपी जो थी वो काफी कम पोजीशन में, चाहे वह J&K जो है या जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कम सीटों पर वहां पे लड़ी और रुझान भी उस प्रकार से बीजेपी को नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, की अगर बात करें, भय का एक जो माहौल था वह बात करें, तो वह कहीं ना कहीं 2014 के बाद उसमें परिवर्तन आया है वहां पर, और कहीं ना कहीं शांति वहां पर स्थापित हुई है और कई नए रोजगार के अवसर भी वहां पर खुले हैं। यानी कि कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है वहां पर और विकास आपको वहां पर दिख रहा है कश्मीर में। अनिल सिंह चौहान जी, कश्मीर की शांति के लिए पड़ोसी मुल्क से बात, इस बात को बहुत प्रमुखता से कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आखिर बात जी बात जरूरी क्यों है? क्यों लगता है पार्टियों? देवेंद्र जी, इसके पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यूपीए की, उस समय भी यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि जब तक कश्मीर में और हमारे देश में अशांति फैलाने का प्रयास पाकिस्तान करेगा तब तक उससे बातचीत नहीं होगी। मैं नहीं जानता कि अमित शाह जी को क्या लग रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन से कब वो बात करते हैं, कब नहीं करते, मैं नहीं जानता। अमित शाह जी के इस तरह के चुनावी सबूत मैं नहीं समझता। जिस पार्टी का प्रवक्ता 1962 का अपमान याद रखता हो और 1971 का देश का सम्मान याद ना रखता हो, उस परिस्थिति में भी कैसे हिंदुस्तान को गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विश्व में खड़ा करना, जिस पंडित नेहरू ने देश की आजादी के लिए 10 साल जेल में बिताए हों, उन पंडित नेहरू पे सवाल उठाने वालों को, नाथूराम गोडसे को पूजने वालों को अगर कोई 1962 पर जवाब चाहिए तो पंडित नेहरू के पास जाना होगा। सवाल इस बात का है कि जो बड़े बड़े दावे करते थे वो आज कहां खड़े हैं। और मैं नहीं जानता आदरणीय द्विवेदी जी को कहां से सिर्फ जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद ही विकास दिखने लगा। ऐसे बहुत से लोग मुझे कई बार मिलते हैं जिनको 2014 के बाद ही विकास दिखता है।
कुछ तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो 70 कहते हैं कि 2014 अमित के शाह बाद जी ने देखा भी जा कहा रहा है, अनिल जी, अमित शाह जी ने भी कहा है कि करीब करीब 70% आतंकवाद पर कंट्रोल कर लिया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं आप? 1% की सच्चाई नहीं है। पुलवामा का अटैक किस समय हुआ क्या आप नहीं जानते? आज रोज हमारे जवानों को किस तरह से आहत करने का काम किया जा रहा है क्या आप नहीं जानते? चाइना कैसे हमारे यहां घुसा हुआ है क्या आप नहीं जानते? तो ये सारी तस्वीर पूरा देश जानता है देवेंद्र जी। और जिस तरह से मोदी जी आज मणिपुर का दौरा करने को तैयार नहीं है, अरुणाचल का दौरा करने को तैयार नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। जहां चुनाव है वहां महिलाओं को कहते हैं 1000 देंगे। भाई दूसरे राज्यों की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की महिलाओं को दीजिए। आप कृषि नीति जो राष्ट्रीय नीति का विषय है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्यों बांट रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे देश के खून राज्यों में सारे किसानों का खून पसीना आपके लिए एक है, सिर्फ उन राज्यों में लालीपाप देने का काम क्यों जहां चुनाव है? तो देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को गुमराह करती है। 100 दिनों में महंगाई कम कर देने का दावा करने वाले, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने वाले, 15 लाख हर खाते में देने वाले आज इन महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में कहते थे कि देश की सरकार महंगाई का मां क्यों नहीं बोलती। अब उनसे कौन पूछे? भारतीय लोकतंत्र में 10 वर्षों से जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा हो और एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता हो, द्विवेदी जी से और देवेंद्र कुशवाहा जी के सवालों के जवाब देने का साहस ना रखता हो, वो देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मानता हूं मैं उसको। और उसके बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि 2014 स्वागत है, उनके चश्मे को मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका नजरिया मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने रामधारी सिंह दिनकर को भी सुना है और रामधारी सिंह दिनकर जी की आलोचना को नेहरू जी ने भी साहसपूर्वक सुना है। अगर आज कोई पत्रकार आलोचना कर दे तो छत्तीसगढ़ में आपने पढ़ा होगा 3 किलो गांजा रखकर 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। सीसीटीवी कैमरे से खुलासा हुआ कि वो टीआई था जिसने गांजा रखवाया था। तो ऐसा भी राजनीति करने वाले लोग हैं कि आईटी, ईडी, सीबीआई का छापा मरवा देते हैं, कुछ लोगों को कुछ लोभ लालच दे देते हैं। तो मानव स्वभाव है साहब, कुछ लोग पिघल जाते हैं और उनको सब कुछ 2014 के बाद दिखता है। देवेंद्र जी क्षमा चाहूंगा, एक चैनल पर मैंने और समय दिया है, आपने मुझे जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद और अवसर दिया आपने बात रखने का। कांग्रेस की तरफ से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चेतन सिंह जी, सवाल आपसे ये है कि अभी अनिल सिंह चौहान जी ने एक बात कही कि जो 70% आतंकवाद कम होने की बात कश्मीर में कही जा रही है वो पूरी तरह से झूठी है। जी, क्या कहेंगे आप? जिन लोगों को अपने देश का अपमान करके यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के दिल से निकाल देंगे, इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। हमने तो 1971 के युद्ध में भी, आपको भी याद होगा कि भरे हुए सदन में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय के प्रधानमंत्री को क्या संज्ञा, किस नाम की उपाधि दी थी। इतना बड़ा हृदय अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में। हमारे दौर में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अभिनंदन जी के माध्यम से जो हमारे नौसेना के जवान हैं जब घुस करके मारा है, तब भी इनको सबूत चाहिए थे। ये वो लोग हैं, सेना के शौर्य पर उंगली उठाने वाले ये वो लोग हैं। श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट होकर के पूरे महाराष्ट्र को दहलाने वाले, दाऊद इब्राहिम की मीटिंग करने वाले ये वो लोग हैं जो आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। रही बात चाइना की, अगर चाइना में हिम्मत है तो डोकला में घुटने टेक करके भागने की कोशिश नहीं करता। कारगिल में भागने का काम भारतीय सेना ने नहीं किया है, पाकिस्तान की सेना ने किया है, पाकिस्तान की फौज ने किया है। और आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भारत किसी भी टेबल पर बैठ करके हमसे डायलॉग प्रारंभ कर दे। जब डायलॉग के लिए मिन्नतें हो रही तो समझ लेना चाहिए कि भारत की पोजीशन क्या है और पड़ोसी की पोजीशन क्या है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मैं समझ नहीं पाया आज दिन तक राजनीति में कि लोग अपने देश की जनता के बारे में बात क्यों नहीं करते हो, पाकिस्तान को लेकर के ज्यादा बात क्यों करते हैं। मेरे मित्र कह रहे हैं कि हम महंगाई पर बात नहीं करते, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है। मैं सार्वजनिक रूप से आपके चैनल पर स्वीकार करता हूं कि आज से 20 साल पहले के मुकाबले में
में वर्तमान में महंगाई बढ़ी है। लेकिन यह भी हमको याद रखना चाहिए कि इन 20 सालों में आदमी की इनकम कितनी बढ़ी है, किसान की इनकम कितनी बढ़ी है, आम आदमी के जीवन में सुधार हुआ कि नहीं। लेकिन ये जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमने जो टैक्स का पैसा लिया है वो नेताओं की जेब में नहीं पहुंचा है, करप्शन में नहीं गया है। अगर आज चारों ओर सड़क दिख रही है, चारों ओर हाईवे दिख रहे हैं, चारों ओर अगर आपको मेट्रो दिख रही है, चारों ओर वंदे भारत दिख रही है, ट्रेनों में सुधार दिख रहा है, अनेक स्थानों पर नए नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ जा रहा है, नए नए हाईवे बन रहे हैं। और जहां से मेरे मित्र अनिल जी आते थे उत्तर प्रदेश में, चले गए भी, आप उनसे पूछिएगा कभी कि पूर्वांचल में कभी सड़क तो छोड़िए, ईंट का वहां खड़ंजा जो डलता था वो भी डल पाता था क्या? बिजली आती थी कब और जाती कब थी ये पता कभी चलता था? कभी वो कब आएगी ये कभी आपको पता चलता था? आज जिन गांवों में ये कभी पानी नहीं पहुंचा पाए उसमें हम स्वच्छ पेयजल की पाइपलाइनें बिछा करके उनको दे रहे हैं, ये कभी इन्होंने विचार किया क्या? उत्तर प्रदेश, बिहार मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि शाम को 6 बजे के बाद किसी भी कच्ची सड़क हो या पक्की सड़क हो, हमको निकलने से पहले बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि लाइन से गांव के महिला भाई बहन सब एक साथ टॉयलेट के लिए, क्योंकि शौचालय थे नहीं। ये परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ? हम तो नाथूराम गोडसे के समर्थक नहीं है, आपको नाथूराम गोडसे जी बहुत याद आते हैं। हम पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समर्थक हैं, जिन्होंने कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस सपने को साकार करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अंत्योदय की कल्पना की, जिन्होंने कश्मीर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये जिस तरह की बातें करके ये भागते हैं, मैं समझता हूं ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं। इससे पहले उन्होंने एक शब्द और कहा था कि हमारी जो सरकार है वो बैसाखी पर है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों के गठबंधन में हमारी सरकार है, क्या हमारा चुनाव के पहले इनसे चुनावी गठबंधन था या नहीं था? जी बिल्कुल। आप लोग राजनीति की बात करते हो, राजनीति में धूर्तता कहां तक दिखाओगे? वो 99 सीट लाने के बाद आप इस तरह से कूद रहे हो कि पता नहीं आपने ऐसा कौन सा तमगा हासिल कर लिया। 15वें साल में आप 99 पर पहुंचे हो। कल्पना करिए आपकी ग्रोथ कहां है, कब और कितनी जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा होने वाला है। वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का समग्र रूप से विकास हो, वहां अमन चैन शांति हो। निश्चित रूप से जब वहां पर शांति होगी, शांति की बातें होंगी और शांति की भाषा जब हमारा पड़ोसी करेगा तो निश्चित रूप से एक अच्छे पड़ोसी की तरह हम उसके साथ व्यवहार करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 40,000 लोगों को मारने मरवाने के बाद भी जिस पार्टी को दर्द नहीं होता, ऐसे बड़े दर्द लोगों के बारे में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जी एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। आपने कहा कि आप बराबर जो है जम्मू कश्मीर की यात्रा किया करते हैं, तो एक पत्रकार होने के नाते जरूर आप आकलन करते होंगे और आकलन किए होंगे कि धारा 370 हटाए जाने के बाद से लोगों के मन में क्या है। विकास तो आपने देखा, आपने ये बात बताई कि बहुत अंतर दिख रहा है, लेकिन आप जरूर एक पत्रकार होने के नाते जरूर आपके मन में ये जिज्ञासा उठती होगी और जरूर आपने कुरेदा होगा वहाँ कश्मीर वासियों को कि आखिर मन में क्या है, पहले और अब क्या महसूस होता है। क्या आपने कुरेदा है? अगर कुरेदा है तो अपनी बातें यहाँ पर हमारे दर्शकों से जरूर साझा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे देवेंद्र जी, मैं लगातार 8 से 9 वर्ष से लगातार उस क्षेत्र में जा रहा हूँ और मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा की, वहाँ के टैक्सी स्टैंड वालों से चर्चा की, टैक्सी ड्राइवरों से मैंने वहाँ पे चर्चा की, स्थानीय नागरिकों से हमने वहाँ पर चर्चा की। तो जब मेरी यात्रा रहती है तो लगातार मैं इस चीजों को देखता हूँ और बहुत सूक्ष्म और पास की दृष्टि से देखता हूँ कि परिवर्तन क्या है। मैं देखता हूँ उनके अंदर एक जो भय का माहौल होता था वो पूरी तरीके से अब बाहर है और लोग वहाँ पर रोजगार, इंडिया का कैसे विकास हो, डेवलपमेंट कैसे हो, भारत में निर्माण कैसे हो, नई इंडस्ट्री कौन कौन सी वहाँ आ रही हैं, इसको लेकर के लोग, स्थानीय लोग लगातार वहाँ पर चर्चा करते हैं। हम लोगों से भी पूछते हैं कि आपको क्या नॉलेज है, यहाँ क्या क्या प्लांट लगने वाले हैं, यहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है और इसके अलावा पर्यटन के अलावा यहाँ पर कौन से ऐसे उद्योग है जिसको बढ़ावा मिल सकता है। तो हम लोगों में कई बार हमने देखा वहाँ पे स्थानीय लोग इस पर चर्चा करते हैं। पहले पूर्व में ये इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से
जो आतंकवाद था वो इतना हावी था कि लोग आपस में चर्चा करने से बहुत ही परहेज करते थे या डरते थे, और उनको ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि हमारी बात कोई कहीं पहुंच जाए और हमें इसका सावधानी पूर्वक वहां पर लोग इसलिए बात करते थे। लेकिन अब वहां पर जो सिनेरियो है और जो पिक्चर है और जो सीन है वो पूरा बदल गया है। और मैं लगातार जब 8-9 वर्ष से लगातार वहां जा रहा हूँ तो मैंने देखा है कि डेवलपमेंट जिस प्रकार से, जैसे पूर्व में हम लोग जब पट्टी टॉप से आगे जाते थे, कटरा से आगे जाते थे, कश्मीर में आगे हम एंट्री करते थे, तो लगातार हम लोगों को बहुत से जो हिल्स थे वहां से होते हुए हमें जाना पड़ता था और कंक्रीट रोड था, मतलब इतना डेवलपमेंट रोड का नहीं हुआ था, तो आवागमन की जो वो बहुत ही सीमित और संक्षिप्त थी। लेकिन जब आज हम लोग वहां पर जब जाते हैं, जैसे मैं पिछले साल गया, इस वर्ष भी गया, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सी टनल्स वहां बन चुकी हैं जिसके द्वारा लगातार 4 लेन रोड का निर्माण हुआ है। और जब आप जम्मू से आगे की ओर बढ़ते हैं तो लद्दाख तक का लगातार टनल्स इतने सारे बन रहे हैं कि जो आवागमन और जो दूरी है वो इतनी कम हो गई है कि आप लद्दाख और कश्मीर आप इतने कम समय में पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको घंटों ट्रेवल करना पड़ता था टैक्सी से। दूसरी ओर एक चीज और मैंने देखा है, जो डेवलपमेंट रेल डेवलपमेंट का जो वहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है, जो चुनाव वैली पे वहां पर एक रेल का जो डेवलपमेंट हो रहा है और वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शायद शुरू भी होने वाला है, वो हो चुका है कंप्लीट, उस पर शायद ट्रेन भी पहुंचेगी जी। तो बनिहाल तक का ट्रैक जो है, बनिहाल जो कश्मीर में आता है, बनिहाल तक का ट्रैक पूरा तैयार हो चुका है और मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में भारत के विभिन्न देशों से, भारत के विभिन्न स्टेशनों से बनिहाल तक के लिए, मतलब जम्मू और जम्मू से बनिहाल तक के लिए बहुत सी आवागमन की सुविधाएं, ट्रेन बहुत आराम से हो जाएगा, जिससे सुचारू व्यवस्था हो जाएगी। एक पॉइंट और था कि पहले लेह लद्दाख को लेकर के कश्मीर से जब हम आगे जाते थे तो कनेक्टिविटी खराब हो जाती थी, क्योंकि वहां पर ज्यादातर बर्फ पड़ती है, मौसम इतना सुदृढ़ नहीं होता है, सेना को कई बार वहां पर जाने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब अब वो 4 लेन रोड बन गई है, बन चुकी है और बीआरओ वहां पे काम कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ ने इतनी अच्छी रोड वहां बनाई है कि लगातार आप 12 महीने तक आप वहां पर लेह लद्दाख के लिए कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो संभवतः ये सब जो चीजें हैं ये आने वाले भारत के स्वर्णिम विकास के लिए, भारत के निर्माण के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम है कि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की कोई सामग्री है या हमारे सेना के जवान को कुछ भी सहायता चाहिए तो हम तुरंत वहां से एयरलिफ्ट में और या तो रोड के माध्यम से वहां पर हम पहुंचा सकते हैं जी। तो चूंकि अब समय शेष नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए, और खासकर एल द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो अनुभव किया कश्मीर में वो हमारे दर्शकों को बताया। तो कश्मीर बदल रहा है, विकास की हवा चल रही है, लेकिन जनता वहां कितनी संतुष्ट है? हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो अनुभव किया था वो साझा किया कि वहां की जनता उत्सुक है, वो जानना चाहती है कि अभी ये विकास तो हो रहा है और क्या आने वाला है, और क्या यहाँ पर विकास होगा, कैसे हमें और संसाधन मिल रहे हैं, सरकार क्या दे रही है। अगर ये उत्सुकता है तो वास्तव में ये सकारात्मक उत्सुकता कही जा सकती है। अन्य राजनीतिक पार्टियां चाहे जो भी कहें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।